हेलो एवरीवन, आज हम लोग सेल साइकिल का चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। और सेल साइकिल बहुत छोटा सा टॉपिक है, तो आज ही का लेक्चर में सेल साइकिल कंप्लीट भी हो जाएगा। और ये ये लेक्चर कंप्लीट होते होते सेल साइकिल आपको पूरी तरीके से क्लियर भी हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं। पर यहाँ पे क्या लिखा है सेल साइकिल में? डिवाइड, ग्रो, रीडिवाइड। मतलब सेल साइकिल में होता क्या है कि एक सेल है, ये सेल पहले डिवाइड करेगा, डिवाइड कर दिया दो में, उसके बाद फिर ये ग्रो करेगा, ग्रो किया। एक्चुअली मुझे ये इसको डायरेक्ट ऐसे शो करना चाहिए। ये ग्रो किया, फिर ये वापस से डिवाइड कर जाएगा, फिर ग्रो करेगा, यहाँ पे ग्रो करेगा, फिर डिवाइड कर जाएगा। तो डिवाइड जो वापस से कर रहा है उसको रीडिवाइड बोला जा रहा है यहाँ पे। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। Cell cycle is a series of events that take place in a cell leading to the duplication of its DNA and the subsequent division of cell to produce two daughter cell। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान से हम लोग को समझना होगा। सेल साइकिल में सिर्फ एक स्टेप नहीं होता है, सेल साइकिल में सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं जो कि सेल के अंदर होते हैं, और इसमें डीएनए का भी डुप्लीकेशन होता है, और डीएनए का डुप्लीकेट होकर वापस से फिर ये रीडिवाइड करता है दो डॉटर सेल्स में। इसको सीरीज ऑफ इवेंट्स क्यों बोल रहे हैं उसको दिखाते हैं। ये डायग्राम, ये सेल साइकिल का पूरा डायग्राम है। इसमें हम लोग देख सकते हैं कि कितने सारे इवेंट्स हो रहे हैं। इसमें जो ये माइटोसिस वाला हिस्सा है, ये सेल डिवीज़न का हिस्सा है। ओके, सेल साइकिल में ये भी तो आता है, क्योंकि सेल साइकिल में डिवाइड होता है, फिर ग्रो होता है, फिर रीडिवाइड होता है। तो ये हो गया डिवाइड वाला फेज, ये जो मैंने ब्लू कलर से मार्क किया है। फिर ये वाला हिस्सा यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये इसमें सेल ग्रो करता है, यहाँ इतना ग्रो करके फिर वापस से रीडिवाइड करता है। तो ये सीरीज ऑफ इवेंट्स है। यहाँ पे डिवाइड कर गया सेल, यहाँ पे ग्रो करने में भी इसका हम लोग 3 फेज देख रहे हैं। तो इसीलिए उस स्लाइड में सीरीज ऑफ इवेंट्स लिखा हुआ था। यहाँ पे सीरीज ऑफ इवेंट्स लिखा हुआ है। अब डुप्लीकेशन ऑफ इट्स डीएनए, इसका मतलब क्या हुआ? जब हम लोग माइटोसिस पढ़ेंगे तब माइटोसिस में हम लोग डिटेल में देखेंगे, पर एक छोटा सा आइडिया देते हैं। ये जो सेल है, सेल में जो क्रोमोसोम होता है, जो एक क्रोमोसोम होता है, जैसे ये एक क्रोमोसोम, ये पूरा एक क्रोमोसोम सिर्फ एक डीएनए से मिलके बना हुआ है। मतलब इसमें डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन है, जो हम लोग जानते हैं कि क्रोमोसोम डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन का मिलके बना हुआ होता है। तो सिर्फ एक ही डीएनए एक क्रोमोसोम को फॉर्म करता है। अब सेल डिवाइड जब करता है तो हम लोग जानते हैं कि इससे पहले हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि जो स्पिंडल फाइबर है, ये सेंट्रोमियर, इस पॉइंट पे सेंट्रोमियर पे आके अटैच होता है स्पिंडल फाइबर। और ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये एक सिस्टर क्रोमैटिड, ये दूसरी सिस्टर क्रोमैटिड, इन दोनों को अलग कर देता है। तो क्या होता है कि ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है वो अलग हो जाती हैं। अब मैंने एकदम स्टार्टिंग में क्या कहा था कि ये पूरा का पूरा क्रोमोसोम एक डीएनए से मिलके बना हुआ है। तो ये जो दो सिस्टर क्रोमैटिड्स है, ये दो सिस्टर क्रोमैटिड उसमें वो भी सिर्फ एक डीएनए से मिलके बनी हुई है। अब जब सेल डिवीज़न के दौरान ये दो सिस्टर क्रोमैटिड अलग हो जाती है, इसका मतलब डीएनए का नंबर हाफ हो गया है, डीएनए का अमाउंट हाफ हो गया है। ठीक है ना, डीएनए का अमाउंट हाफ हो गया है। लेकिन माइटोसिस में अब देखो क्या होगा, इसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना है? क्रोमोसोम का नंबर 1 है। अब जब सेल डिवाइड हो जाएगा, तो ये जो सिस्टर क्रोमैटिड है, अब इसको हम लोग क्रोमोसोम बोलना शुरू कर देंगे। तो इसमें सेल डिवाइड किया तो इसमें भी क्रोमोसोम का नंबर 1 हो गया, क्रोमोसोम का नंबर 1 हो गया। यानी कि जब माइटोसिस के थ्रू जब सेल डिवाइड करता है तो जो दो डॉटर सेल्स बनती हैं उनमें क्रोमोसोम का नंबर सेम है,
क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हुआ है, लेकिन डीएनए का अमाउंट हाफ हो चुका है। इसमें बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होता है कि क्रोमोसोम का नंबर अगर इक्वल है तो डीएनए कैसे हाफ हो गया। तो अब समझ में आ गया होगा कि क्रोमोसोम का नंबर कैसे इक्वल है, क्योंकि जैसे ही दो सिस्टर क्रोमेटिड अलग होती हैं, उन दोनों अलग अलग सिस्टर क्रोमेटिड को ही हम लोग क्रोमोसोम बोलने लगते हैं। तो क्रोमोसोम का नंबर तो रह गया बराबर, लेकिन क्योंकि एक क्रोमोसोम एक डीएनए से मिलकर बना होता है और सिस्टर क्रोमेटिड जैसे ही अलग होती है, जो डीएनए है उसका अमाउंट हाफ हो जाता है। ओके, तो इसीलिए अब वापस से सेल को रीडिवाइड करना, मतलब डिवाइड कर चुका है, वो ग्रो करेगा, तो उसको अपना डीएनए का अमाउंट भी डुप्लीकेट करना पड़ेगा, तब जाके वो वापस से रीडिवाइड कर पाएगा। ओके, ये पॉइंट एकदम क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। सेल साइकिल कंसिस्ट्स ऑफ 2 फेज। सेल साइकिल में 2 फेज होते हैं, एक नॉन डिवाइडिंग फेज, एक डिवाइडिंग फेज। एक नॉन डिवाइडिंग फेज, एक डिवाइडिंग फेज। तो नॉन डिवाइडिंग फेज को हम लोग इंटरफेज बोलते हैं, और जो डिवाइडिंग फेज है उसको एम फेज बोलते हैं, या फिर सिंपली माइटोसिस। इसको वापस हम लोग इसी डायग्राम से देखते हैं। यहाँ पे ये माइटोसिस है, मतलब ये डिवाइडिंग फेज है, और बाकी जो इंटरफेज है ये पूरा इंटरफेज यहाँ से लेकर यहाँ तक इंटरफेज, ये नॉन डिवाइडिंग फेज है। ओके, अब इंटरफेज को हम लोग को डिटेल में देखना है। माइटोसिस को डिटेल में हम लोग बाद में देखेंगे, अभी इंटरफेज को हम लोग डिटेल में देखते हैं। The 2 daughter cells produced from mother cell are relatively small। एकदम सही बात है, जो मदर सेल का साइज अगर ये है तो जो डॉटर सेल्स बनेंगी उनका साइज तो स्मॉल होगा ही, ठीक है। विथ अ फुल साइज न्यूक्लियस बट रिलेटिवली लिटिल साइटोप्लाज्म। लेकिन जो डॉटर सेल्स बनती है उनका न्यूक्लियस का साइज ऑलमोस्ट सेम ही रहता है, साइटोप्लाज्म का साइज हाफ हो जाता है। मतलब साइटोप्लाज्म मतलब न्यूक्लियस के अलावा, न्यूक्लियस और सेल मेम्ब्रेन के बीच में जो लिक्विड वाला पार्ट होता है उसको हम लोग साइटोप्लाज्म बोलते हैं। तो जैसे ही डॉटर सेल्स बनती है मदर सेल से, तो वो किस फेज में इंटर करती है? इंटरफेज में। और इंटरफेज में क्या करती है? वो खुद को प्रिपेयर करती है ताकि वो नेक्स्ट डिवीज़न में जा सके। खुद को प्रिपेयर करने का मतलब कि वो ग्रो करेंगी और उसी साइज़ को अटेंड करेगी जिस साइज़ की उनकी मदर सेल थी। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सिंस नो चेंज इन क्रोमोसोम्स इज विजिबल एक्सटर्नली, क्योंकि जैसे सेल डिवाइड कर चुका है वो क्रोमोसोम के फॉर्म से क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में आ जाता है जब नॉन डिवाइडिंग फेज में होता है। और इसीलिए क्रोमोसोम के अंदर हम लोग को कोई बाहर से कोई चेंज नज़र नहीं आता है, क्योंकि वो फाइबर के फॉर्म में आ जाता है, तो वैसा कोई चेंज हम लोग को दिखाई नहीं पड़ता है। तो वेट अ मिनट, कुछ गड़बड़ हो गया है। ओके, तो कंटिन्यू करते हैं। नो चेंज इन बाहर से कोई क्रोमोसोम में चेंज नहीं आता है, इसलिए हम लोग रेस्टिंग फेज बोलते हैं। तो ये जो इंटरफेज है इसका और एक नाम हो गया रेस्टिंग फेज। तो अगर रेस्टिंग फेज बोल रहा है चाहे इंटरफेज बोल रहा है, मतलब बात बराबर है। लेकिन बट रेस्टिंग फेज बोलना सही नहीं है, नॉट ट्रू। क्यों? क्योंकि ये इस फेज में एक्चुअली सेल रेस्ट करता ही नहीं है, ये काफ़ी एक्टिव मोड में होता है। क्यों? क्योंकि इसमें सिंथेसिस ऑफ डीएनए हो रहा है और भी बहुत चीज़ों का सिंथेसिस होता है। हम लोग अब इसका फेज़ पढ़ेंगे, तब हम लोग को समझ में आएगा कि इसको एक्टिव फेज़ क्यों हम लोग को बोलना चाहिए, इसको रेस्टिंग फेज़ बोलना सही नहीं है। तो इंटरफेज़ को हम लोग 3 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। पहला ग्रोथ फेज़, दूसरा सिंथेसिस फेज़, तीसरा सेकेंड ग्रोथ फेज़। तो फर्स्ट ग्रोथ फेज़, सिंथेसिस फेज़, सेकेंड ग्रोथ फेज़। यहाँ पे देखते हैं इस डायग्राम में जो 3 इंटरफेस को हम लोगों ने 3 पार्ट में डिवाइड किया। G1 यानी फर्स्ट ग्रोथ फेज, S यानी सिंथेसिस फेज, और G2 मतलब सेकेंड ग्रोथ फेज। तो G1 जो है वो सबसे बड़ा है,
वो हम लोग देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक G1 है, फिर यहाँ से यहाँ तक S है और G2 सबसे छोटा है। तो अब एक एक करके तीनों को डिटेल में देखते हैं। G1 से स्टार्ट करते हैं। तो G1 को बोलेंगे फर्स्ट ग्रोथ फेज। तो इसमें क्या क्या होता है? इसमें आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, साइटोप्लाज्म का वॉल्यूम इंक्रीज करता है, एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया और प्लांट्स में क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड करता है। तो इतना सब कुछ याद रखना है। हम बताते हैं क्या क्या याद रखना है। इसमें क्या क्या याद रखना है वो हम लोग को इसी डायग्राम में मिल जाएगा। यहाँ पे डायग्राम में इस जगह पे देखते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है कि G1 फेज में क्या क्या हो रहा है। तो G1 फेज में आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कर रहा है, क्लोरोप्लास्ट डिवाइड कर रहा है। इतना याद रहेगा तो इनफ है, इतना याद रहेगा तो इनफ है। G1 के बाद यहाँ पे G1 जस्ट ख़त्म होने वाला है, S में घुसने वाला है, तब यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि एक एरो मार्क करके रेस्टिंग फेज लिख रहा है। ये जो रेस्टिंग फेज है ये एक्चुअली में रियल रेस्टिंग फेज है। इसको देखते हैं इसी पैराग्राफ में, G1 में ही इसके बारे में डिटेल में थोड़ा बात किया गया है। इन लेट G1 फेज ऑल सेल्स मस्ट फॉलो वन ऑफ द टू पाथ्स। जैसे ही G1 फेज ख़त्म होने वाला होता है तो सेल के पास दो रास्ते होते हैं। सेल के पास दो रास्ते होते हैं, वो दोनों में से किसी एक रास्ते पे ही चल सकता है। तो पहला रास्ता ये होता है आइदर विड्रॉ फ्रॉम सेल साइकिल, कि वो सेल साइकिल से हट जाए। मतलब कि वो जो एक सेल मतलब डिवाइड करके दो सेल बना था, अब वो दो सेल दो का दो ही रहे, दो से अब चार ना हो। ठीक है, ये इस तरह का मतलब कि इस तरह का सेल कहाँ पाया जाता है? इस तरह का सेल ब्रेन में पाया जाता है। ब्रेन में जब नर्व अगर डिस्ट्रॉय हो जाता है तो वो दोबारा नहीं फॉर्म होता है, वो परमानेंटली सेल साइकिल से खुद को विड्रॉ कर लिया होता है। तो अगर सेल खुद को सेल साइकिल से विड्रॉ कर लेता है तो वो रेस्टिंग फेज में चल जाता है, आर फेज में। ठीक है, तो ये हो गया पहला रास्ता जो सेल चूज कर सकता है। उसके पास दूसरा ऑप्शन क्या है? स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर नेक्स्ट डिवीज़न। या तो वो नेक्स्ट सिंथेसिस फेज में चल जाए और खुद को डिवाइड करने लगे। इसमें भी दो केस होते हैं, दो केस इसमें नहीं होता है। रेस्टिंग फेज में दो तरह का रेस्टिंग फेज होता है। एक तो हो गया कि टेम्परेली रेस्टिंग फेज में जाए, और दूसरा होता है परमानेंटली रेस्टिंग फेज में चल जाए। तो ब्रेन का जो एग्जांपल हम दिए थे वो परमानेंटली वाला है। और टेम्पररी क्या है? जैसे कि जो लिवर का सेल है, लिवर का सेल कुछ टाइम के लिए वो रेस्टिंग फेज में रहता है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद खुद को वापस से वो फॉर्म करता है। क्यों? क्योंकि जब हम लोग खाना खाते हैं कुछ उसमें टॉक्सिक मटेरियल होता है तो लीवर का सेल डिस्ट्रॉय होता है। और लीवर का सेल सबसे ज़्यादा डिस्ट्रॉय कब होता है? अगर कोई ड्रिंक करता है। तो ड्रिंक अगर कोई कर रहा है तो लीवर का सेल इतनी तेज़ी से डिस्ट्रॉय होता है कि उतनी तेज़ी से लीवर खुद को वापस फॉर्म नहीं कर पाता है। तो ड्रिंक करना एक तरह से अपने लीवर को हार्म करना होता है। तो ये तो देख लिया कि रेस्टिंग फेज में जाता है। तो सेल के पास रेस्टिंग फेज में भी दो तरह का हो गया, एक टेम्परेरी एक परमानेंट। उतना बस एक आइडिया देने के लिए बता रहे हैं। उसके बाद फिर उसके पास दूसरा रास्ता होता है कि वो सिंथेसिस फेज में चल जाए, और जैसे ही वो सिंथेसिस फेज में गया इसका मतलब कि वो वापस से रीडिवाइड करेगा। ओके, तो ये फर्स्ट ग्रोथ फेज हम लोगों ने देख लिया। G1 फेज, फर्स्ट ग्रोथ फेज में क्या क्या चीज़ हुआ? आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस हुआ, माइटोकॉन्ड्रिया डिवाइड कर गया, क्लोरोप्लास्ट डिवाइड कर गया। G1 का एंड में सेल के पास दो रास्ते होते हैं, या तो वो रेस्टिंग फेज में चल जाए या फिर वो सिंथेसिस फेज में जाए। सिंथेसिस फेज में जाएगा तो वो सेल वापस से डिवाइड करेगा। अब एस फेज को देखते हैं। एस फेज में लिखा है मोर डीएनए सिंथेसाइज्ड, क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड। क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड इसका मतलब ये नहीं है कि क्रोमोसोम का नंबर डबल हो गया। ठीक है, इसका क्या मतलब हम समझाते हैं। पहली बात हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं सिंथेसिस फेज में। मोर डीएनए सिंथेसाइज्ड, क्रोमोसोम्स डुप्लीकेटेड बट रिमेन अटैच्ड। इसका मतलब क्या होता है ध्यान से समझते हैं। यहाँ पे समझते हैं, यहाँ पे एरिया ज़्यादा है।
बोल रहा है जैसे ही सेल डिवाइड कर चुका है तो सेल जो क्रोमोसोम है वो क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो जाएगा। तो सेल जब डिवाइड कर गया तो वो तो जो एक सिस्टर क्रोमेटिड था सिर्फ वो प्रेजेंट होगा, अब ये क्रोमेटिन फाइबर में कन्वर्ट हो गया। ओके, अब जब वो सिंथेसिस फेज में पहुंचा तब क्या होगा, ये क्रोमेटिन फाइबर जो एक्चुअली इसमें ये जो हम लोग को स्ट्रेट लाइन जैसा दिख रहा है ये एक्चुअली क्या है, डीएनए, और डीएनए में कहीं कहीं बीच में हिस्टोन प्रोटीन्स होगा। ओके, तो अब जैसे ही सिंथेसिस फेज आया तो अब ये जो है डीएनए ये अपना अमाउंट को डबल कर लेगा, मतलब पहले इतना था अब ये और इतना हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इतने से एरिया में ऐसा क्रोमोसोम फॉर्म हो रहा है तो इतने एरिया में क्रोमोसोम कैसा फॉर्म होगा, कुछ इस तरीके का क्रोमोसोम फॉर्म होगा। इसीलिए लिख रहा है क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड। ठीक है, इसीलिए लिख रहा है क्रोमोसोम्स आर डुप्लीकेटेड। लेकिन क्रोमोसोम का नंबर देखें तो यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर 1 है और यहाँ पे भी क्रोमोसोम का नंबर 1 है, मतलब क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं हो रहा है। क्या चेंज हो रहा है, डीएनए का अमाउंट चेंज हो जा रहा है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जा रहा है। ओके, अब सेकेंड ग्रोथ फेज। सेकेंड ग्रोथ फेज में क्या है, ये सबसे शॉर्टर होता है, ये तो हम लोग पहले ही देख चुके हैं कि G2 फेज सबसे शॉर्ट होता है। इसमें आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस होता है। ओके, और इसके बाद सेल इज़ रेडी टू अंडरगो सेल डिवीज़न। जैसे ही G2 फेज अब ख़त्म होगा तो सेल रेडी हो जाए कि वो अब सेल डिवीज़न में जाए। ओके, एंड इंटर द डिवाइडिंग फेज ऑफ सेल साइकिल। तो सेल साइकिल का जो डिवाइडिंग फेज है यानी माइटोसिस वाला फेज है उसमें सेल अब एंट्री लेगा, किसके बाद, G2 के बाद। आफ्टर द डिवाइडिंग फेज गेट्स कंप्लीटेड, मतलब जब एम फेज माइटोसिस फेज कंप्लीट हो जाएगा, द न्यूली फॉर्म डॉटर सेल्स इंटर इनटू इंटरफेज अगेन। अब जैसे ही सेल डिवाइड हो गया तो वापस जो नया सेल बना है वो इंटरफेज में वापस से इंटर करेगा और इस तरीके से ये साइकिल चलते रहेगा। तो इसको एक बार सम अप करते हैं इस डायग्राम के हेल्प से कि हम लोग को ज़्यादा मतलब कि कॉम्प्लिकेटेड ना हो कि जीवन में क्या होता है, इसमें क्या होता है, G2 में क्या होता है। जीवन में होता है आरएनए एंड प्रोटीन का सिंथेसिस, ये वाला पार्ट G2 में होता है, आरएनए और प्रोटीन का सिंथेसिस। जीवन में एक्स्ट्रा क्या होता है, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट भी डिवाइड करता है। सिंथेसिस फेज में सिर्फ और सिर्फ डीएनए का सिंथेसिस होता है, और क्योंकि डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, डीएनए का अमाउंट डबल हो जा रहा है, इसीलिए क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट कर जा रहा है। मतलब दोनों ऑलमोस्ट एक ही बात हुआ, क्योंकि डीएनए का अमाउंट जो है वो डबल हो रहा है, डीएनए सिंथेसाइज कर जा रहा है, तो क्रोमोसोम भी डुप्लीकेट हो जा रहा है। और यहाँ पे लिखा है बट रिमेन अटैच्ड। हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो ये क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम के फॉर्म में तो नहीं होगा ना, जब नॉन डिवाइडिंग फेज में तो क्रोमेटिन फाइबर के फॉर्म में होगा। तो ये जो डीएनए बन रहा है, एक्स्ट्रा डीएनए, पहले तो इतना ही था, ये जो एक्स्ट्रा बना वो अटैच्ड है। ऐसा नहीं है कि ये पहले था फिर ये ऐसा बना, ऐसा नहीं है, अटैच्ड है। तो ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि क्रोमोसोम का नंबर कैसे इक्वल रह रहा है डीएनए। मैक्सिमम प्रॉब्लम यहीं पे आता है कि क्रोमोसोम का नंबर सेम रह रहा है, डीएनए का कैसे डुप्लीकेट हो जा रहा है। तो ये क्लियर हो गया होगा, सेल साइकिल यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट हम लोग सेल डिवीज़न देखेंगे, मैं नेक्स्ट लेक्चर में सेल डिवीज़न में माइटोसिस और मियोसिस, फिर ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। ओके, बाय।